और पता भी नहीं लगेगा कि आपने जो काम किए हैं ये क्या किए थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो भी आपका बचा-कुचा जो समय है अब, समय तो वैसे पूर्ण हो गया पर जो थोड़ा बहुत टाइम उनका बचा है अभी, उसमें वो कुछ ऐसा करके चले जाएँ जिसकी वजह से लोगों की जो हृदय में और इस निबंध के अंत में वो अंतिम व्यंग उनके ऊपर करते हैं कि जो आपके दरबार की याद है, वो लोगों के मन में, भारतवासियों के मन में केवल उतनी ही रह जाएगी जितना कि बुलबुल का जो स्वप्न किसके मन में आया था? बालक शिव शंभू के मन में आया था। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे गए शिव शंभू के चिट्ठे, जिनकी संख्या कुल लगभग 13 के आसपास है। ये सभी निबंध भारत मित्र में छपे थे और इनकी अगर आप टाइम पीरियड की बात करोगे तो ये 1903 से शुरू होकर 1907 तक ये निबंध लिखे जाते हैं। तो हमारा जो नेट का सिलेबस है उसके अंदर कुल 13 शिव शंभू के चिट्ठे लगे हुए हैं, जिसमें से पहला आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है बनाम लॉर्ड कर्जन, जो कि ये लिखा गया था 11 अप्रैल 1903 में। तो इस निबंध के अंदर बनाम लॉर्ड कर्जन वाले इसके अंदर क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। ये जो पत्र है जिसे हम निबंध के रूप में पढ़ने वाले हैं, इसे बेसिकली मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग इस तरफ और दूसरा भाग आप देख पाएँगे जिसका नाम मैंने दे रखा है कर्जन को संबोधित। तो पहला है लेखक और बुलबुल। तो 2 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है जिससे हम इसे बहुत आसानी से समझ पाएँगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम पहले पार्ट की ओर। पहले पार्ट की ओर शिव शंभू के चिट्ठे, यानी शिव शंभू इसका कैरेक्टर भी है। जहाँ मैंने लेखक लिखा है वो क्या है? शिव शंभू है खुद। और शिव शंभू कौन है? लेखक जो ये निबंध लिख रहे हैं। इस निबंध की शुरुआत वो एक छोटे से प्रसंग के साथ करते हैं, जिस प्रसंग में लेखक को बुलबुल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो छोटे हैं बहुत ज़्यादा और उन्हें बुलबुल बहुत पसंद है। गाँव में हर कोई बुलबुल पालने का शौक रखता है, यानी सभी के सभी क्या है? बुलबुलबाज है। और वो उसे पकड़ते हैं, पालते हैं और लड़ाते भी हैं। इसलिए उनको क्या बोला गया है? बुलबुलबाज। जिस तरीके से कबूतरबाज होते हैं और जानवरों को पालते हैं, तो उसी तरीके से उनके गाँव में बुलबुलों को पाला जाता था। तो लेखक को भी उन बुलबुलों को पकड़ना था, पालना था, उन्हें भी पसंद था, परंतु वे उन्हें लड़वाना तो कम से कम नहीं चाहते थे। परंतु उनकी एक छोटी-सी इच्छा थी कि बुलबुल जो है, कम से कम उनके हाथ पर आकर के बैठे और उसे वो बहुत अच्छे से देख पाए और उसकी आवाज़ों को सुन कर के वो क्या है? खुश हो पाए। परंतु लेखक का जो ये सपना है, जो लड़कपन में वो देख रहे थे कि बुलबुल मेरे पास हो, वो उसमें एक बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो जो लेखक है वो एक ब्राह्मण कुमार है, यानी ब्राह्मण का बेटा है और ब्राह्मण का बेटा होने की वजह से उसके पिताजी उसे बुलबुल नहीं पालने देते कि कहीं अगर बुलबुल गलती से मर गई तो उसका जो पाप है इसके ऊपर चढ़ेगा, या फिर कोई जानवर जैसे बिल्ली उस बुलबुल को लेकर के भाग गई, तो क्या है? पाप का उन्हें भय था कि फिर जो लेखक है उसके ऊपर पाप चढ़ेगा। तो इसलिए उसके जो घरवाले हैं उसे ये बुलबुल रखने के लिए मना करते थे और कभी-कभार अगर उसे बुलबुल दे भी देते थे, तो केवल 1 घंटे के लिए, वो भी किसी से अगर उन्होंने माँगा है तो। और वो भी उनकी निगरानी में, स्वतंत्र रूप से उन्हें उसके साथ खेलने नहीं दिया जाता था। और लेखक को बुलबुल कितनी पसंद है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेखक जंगलों में जब भी बुलबुलों को देखते थे, तो उनका जी फड़क सा उठता था, यानी बहुत ज़्यादा वो उत्साहित हो जाते थे। और बुलबुलों की आवाज़ सुनकर उनका जो हृदय है आनंद से नृत्य करने लगता था। उन्हें बहुत मज़ा आ जाता था उन बुलबुलों की आवाज़ें सुन कर के। परंतु आज जब लेखक बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं परंतु आज जब लेखक बड़े हो गए हैं तो उनके मन में वो जो चाव है, वो जो आनंद जो पहले उन्हें अनुभव हुआ करता था, उस बुलबुल को देख कर के, वो अब उन्हें अनुभव नहीं होता। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब वो बड़े हो गए हैं तो वो उस प्रकार का जो अनुभव एक बच्चे को हो पाता है वो उसको नहीं हो पाएगा। उसके कई की रीज़न्स हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं कि उनका जो विकास है वो हो गया है, उनके मस्तिष्क का, और कई चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी है तो उन चीज़ों में मज़ा नहीं रह पाता। आगे एक स्वप्न का एक चित्र आता है जिसमें लेखक जो है खाट पर लेटे हुए हैं। वो भंग के नशे में हैं और सो रहे हैं। और सपने में वो देखते हैं कि जो संसार है पूरा वो बुलबुलमय हो गया है। चारों तरफ बुलबुल ही बुलबुल है। उनके घर के सामने जो मैदान है जहाँ पर वो खेलते हैं, वो पूरा बुलबुलों से भरा पड़ा है, वहाँ पर सैकड़ों बुलबुलें हैं। तो लेखक भी उन बुलबुलों के पास चले जाते हैं दौड़कर और उनके साथ खेलने लगते हैं। वो बुलबुलों को चारों तरफ इधर-उधर देखते हैं, कुछ बुलबुलें उनके हाथ पे भी आके बैठ जाती है और वो ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरे पास ही बुलबुल यहाँ पर आ गई। थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि सारी बुलबुलें कहीं दूर जगह से एक मैदान से उड़ करके आ रही है। तो ये उस जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि एक सोने का महल है। वहाँ पर जितनी भी और चीज़ें वो सब सोने की है।
तो वो जो सोने की जगह है वो अचानक से वो देखते हैं कि वो हवा में उड़ रही है, ये सब चीज़ें स्वप्न में चल रही है। तो वो सोने का जो महल है उड़ रहा है, लेखक भी उड़ रहे हैं, उनके जो अन्य मित्र उनके साथ जो गए थे, वो भी उड़ रहे हैं। फिर अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और वो सोचने लगते हैं कि हम लोग उड़ कैसे रहे हैं? हमारे मम्मी-पापा कहाँ हैं? हमारा घर कहाँ है? जैसे ही वो ये सोचने लगते हैं, ये जो उनका स्वप्न था सुखदमय, ये समाप्त हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी खाट पर पुनः उसी तरीके से लेटे रहते हैं। तो ये वाला जो प्रसंग था भाग 1 जो मैंने आपको बताया, और ये वाला भाग क्यों बताया उन्होंने ये रिलेट करेगा जब हम इस दूसरे वाले पार्ट को जानेंगे, जहाँ पर वो ये जो लॉर्ड कर्ज़न है इसको संबोधित करते हैं। इस दूसरे भाग की शुरुआत ही कुछ इस प्रकार से होती है कि वो कहते हैं कि लॉर्ड कर्ज़न, जब से आप इस भारत में आए हैं, तब से आपने केवल इन बुलबुलों का सपना ही देखा है या सच में कुछ जो कर्तव्य है अपना वो कभी किया भी है? तो उन पे व्यंग करते हैं उनके कार्यों पर, और आगे इसी को बढ़ाते हुए कहते हैं कि लॉर्ड कर्ज़न, आपके जो 5 साल थे वो पूर्ण हो चुके हैं, और इन 5 सालों में जो भी आपका जो कर्तव्य था आपने पूरा किया है या नहीं? या केवल आपने भड़कबाज़ी या फिर केवल नुमाइशी करी है? तो वो उनको आगे बताते हैं कि उन्होंने जो एक बजट निकाला था जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने क्या-क्या किया, तो उसमें वो केवल 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते हैं, कौन? लॉर्ड कर्ज़न। और वो 2 चीज़ें क्या है? पहला, कि वो जो महारानी विक्टोरिया है उनकी मूर्ति जो उन्होंने बनवाई, उसको वो वहाँ पे बहुत विस्तार से बताते हैं। दूसरा, जो दिल्ली दरबार उन्होंने लगवाया था, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, दिल्ली दरबार, उसी दरबार की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा वो, तो इन दोनों कार्य को ही वो ज़्यादातर अपने इस बजट में गिनवाते रहते हैं, और यही जो 2 काम है उन्होंने प्रमुख रूप से किया है। परंतु लेखक इनसे पूछते हैं कि तुमने ये जो 2 काम उनमें गिनवाए हैं, क्या इससे जो दरिद्र हैं भारत के, जो दुखी लोग हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ इन कार्यों से? तो आगे फिर इन्हीं बातों को और अच्छे से वो बढ़ाते हैं। सबसे पहले दिल्ली दरबार के बारे में वो कहते हैं। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार कितना भव्य लगा था। तो उस जो वैभव था आपका, तो आप याद करेंगे कि जब लॉर्ड कर्ज़न वहाँ पर उस दिल्ली दरबार में वहाँ पर आते हैं, तो उनका वैभव बहुत ही अच्छा होता है। उनकी एंट्री एक तरीके से ग्रैंड एंट्री होती है, और पूरा जो रुतबा है सबसे अलग ही है, क्योंकि वो उस सबके क्या है, शासक है एक तरीके से, और सब लोगों के मन में उनका बहुत समभाव है, और सब लोगों के मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान का भाव है। तो यहीं पर ही कर्ज़न पूछते हैं कि आपका वो जो सम्मान था, वो जो वैभव था, वो सब किसका था? क्या वो वैभव जो वहाँ पर आप देख रहे थे वो सब आपका था? या फिर वो सभी की सभी जो वैभव था वो आपके तख़्त का था? तो ज़ाहिर-सी बात है वो सभी उनके उस तख़्त का सम्मान कर रहे थे, जिस पदवी पे वो थे उसका सम्मान था। तो वो कहते हैं कि आपका तो कोई सम्मान उसमें नहीं है। और ये भी कहा उन्होंने, आगे बढ़ाया कि हमारे भारत में जो विक्रम आदित्य रहे हैं, अकबर रहे हैं, शाहजहाँ रहे हैं, इन लोगों को आज तक याद किया जाता है, इनके शासनकाल के बाद भी। क्यों? इनकी जो पदवी थी इसलिए, या फिर इनके गुणों की वजह से? तो आपको स्पष्ट पता है कि उनके गुणों की वजह से उन्हें याद किया जाता है। तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से वो बताना चाह रहे थे कि आपने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से आपको आगे याद किया जाए। अभी जो लोग आपका सम्मान करते हैं वो केवल आपकी पदवी की वजह से करते हैं। परंतु यदि आपको वैसा सम्मान चाहिए जैसा सम्मान पिछले शासकों का रहा है, और उन्हें आज तक याद किया जाता है, तो वो उनके गुणों की वजह से याद किया जाता है। तो आपने ऐसा कौन-सा कार्य किया है जिसकी वजह से जो जनता या लोग आपको याद रखेगी? दूसरा कार्य वो गिनवाते हैं, ये जो उन्होंने मूर्ति बनाई। तो ये जो मूर्ति है ये किस प्रकार से जो भारतवासी जो लोग हैं उनकी सहायता करेंगे या दरिद्रों के काम की आएगी। ये तो केवल और केवल जो पक्षी हैं उनके लिए कुछ समय का एक विश्राम विश्राम करने के लिए एक जगह मात्र है वो मूर्ति, और वहाँ पर जो बन रखी है। और जो मूर्ति बनाने में जो पैसा लगाया उन्होंने भारत के उन्हीं लोगों का, तो उसको भी क्या है, इस मूर्ति बनाने में उन्होंने वेस्ट किया। तो वो कहते हैं आपके ये जो दोनों कार्य है ना, ये भारतवासी, जैसे ये बुलबुल का सपना जो इस लेखक को आया था वो भूल गए थे, ठीक इसी प्रकार से आपकी ये जो 2 कार्य आपने किए हैं, ये भी उसी तरीके से भूल जाएँगे सपने की तरह, और पता भी नहीं लगेगा कि आपने ये जो काम किए हैं ये क्या किए थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो भी आपका बचा-कुचा जो समय है अब, समय तो वैसे पूर्ण हो गया पर जो थोड़ा बहुत टाइम उनका बचा है अभी, उसमें वो कुछ ऐसा करके चले जाएँ जिसकी वजह से लोगों की जो हृदय में है ना, वो एक मूर्ति बने। हृदय के अंदर जो मूर्ति बनती है ना सम्मान का भाव, जो अकबर, विक्रमादित्य और शाहजहाँ के लिए लोगों के मन में था। तो ऐसा ही अगर आप कोई कुछ कार्य करेंगे, कार्य क्या, अपना जो कर्तव्य है उनका, उसका निर्वाह करें, तो लोगों के मन में जो है
आपके उनके लोगों के हृदय में आपकी मूर्ति बनेगी, जो क्या है, इन मूर्ति से ज़्यादा कीमती होगी और इससे ज़्यादा मज़बूत होगी और इससे ज़्यादा शाश्वत टिकेगी। और ना केवल जो ये शो कर रहे थे कि मेरे पास इतना सब कुछ है, शो ना कर के वो क्या है, अपनी ड्यूटी करें, यानी अपना कर्तव्य करें। और इस निबंध के अंत में वो अंतिम व्यंग उनके ऊपर करते हैं कि जो आपके दरबार की याद है, वो लोगों के मन में, भारतवासियों के मन में केवल उतनी ही रह जाएगी जितना कि बुलबुल का जो स्वप्न किसके मन में आया था, बालक शिव शंभू के मन में आया था। या कोई सपना जब हम देखते हैं सुबह उठते ही जैसे अचानक से भूल जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से ही जो आपके दुःख काम है वो लोग ऐसे ही भूल जाएँगे।